नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, इस समय अगर खबरों की दुनिया में देखें तो मुख्य रूप से दो मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहली चर्चा तो हो रही है जो अग्निपथ कार्यक्रम की घोषणा सरकार ने की है, यानी सेना में 4 साल के लिए सैनिकों को नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा कुछ पैसे दे करके, और कहा जाएगा फिर अब आप अपना दूसरा कोई काम करिए। बहुत इसको लेकर के विरोध हो रहा है। जो युवा, जो छात्र सेना की तैयारी कर रहे हैं इसमें जाने के लिए, भर्ती के लिए, बिहार में कई जगह पर आंदोलन किए, कुछ जगहों पर आगजनी भी की छात्रों ने, प्रदर्शनकारियों ने। इसको लेकर के बड़ा हंगामा हो रहा है, सोशल मीडिया पर बड़ा विरोध हो रहा है, और यहाँ तक कि सेना के कई बड़े रिटायर्ड ऑफिसर भी इसको लेकर के बड़े चिंतित हैं कि इस व्यवस्था को किस तरीके से लागू किया जाएगा। किसने इसको लागू करने की सलाह दी है कि 4 साल तक काम करेगा कोई व्यक्ति सेना में और उसके बाद रिटायर हो जाएगा। खैर, इस पर काफ़ी चर्चा हुई है और आगे हो सकता है कि मैं भी इस पर कुछ और तरीके से चर्चा करूं। दूसरा मुद्दा यह है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय पिछले 3 दिन से लगातार सुनवाई कर रहा है और उसके विरोध में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक को के साथ दिल्ली पुलिस ने अभद्रता की, कई बड़े नेताओं को मारा पीटा गया, बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड, उसके भीतर लाठीचार्ज किया गया और पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, यानी जो पत्रकार उसकी कवरेज कर रहे थे उनके साथ भी अभद्रता की गई, और इसके सारे वीडियोज़ लोगों के सामने हैं। इन दो मुद्दों पर ख़ास तौर पर चर्चा हो रही है, लेकिन मैं इससे इतर एक दूसरे मुद्दे पर आज आपके सामने चर्चा करने के लिए बैठा हूं। अगर आपने बुधवार की खबरों को देखा हो तो कानपुर से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई, और वो खबर ये है कि 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, जिनमें कानपुर में, दिल्ली में भी हुए थे, दिल्ली में तो हज़ारों लोगों की मौत हुई थी, कानपुर में जो आधिकारिक आंकड़ा है बताया जाता है कि 127 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं और वहाँ के लोगों से बात की जाए तो ये संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा है कि 127 लोगों की मौत उन दंगों में हुई थी। उन दंगों में करीब 40 मुकदमे पहले दर्ज किए गए थे, जिसमें हत्या थी, डकैती थी, आगजनी थी, इन सारे गंभीर अपराधों के मामले में सालों तक ये केस चला। लेकिन फिर जब किसी केस में किसी को न तो सज़ा हुई, न किसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, कुछ मुकदमे चले भी, 29 मुकदमों में तो एफआर लगा दी गई, यानी उसमें न तो कोई सबूत मिला किसी के खिलाफ, न कोई एविडेंस मिला, कुछ भी नहीं मिला, एफआईआर लगा दी गई। 11 मामलों को बाद में बंद कर दिया गया, उसमें भी किसी को सज़ा नहीं हो पाई। लेकिन 2019 में एसआईटी गठित की गई, फरवरी 2019 में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई उसकी जांच के लिए, और उन सारे मामलों को फिर से खोलने की कवायद हुई। पिछले 3 साल से वो एसआईटी काम कर रही है, उसका कार्यकाल भी खत्म हो गया था, लेकिन कार्यकाल उसका बढ़ा करके अब उसको 30 सितंबर तक अपनी जांच पूरी कर लेनी है, अपनी रिपोर्ट देनी है। बुधवार को उस मामले में पहली बार किसी की गिरफ्तारी हुई, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और ये 4 लोग कानपुर के आसपास से, एक घाटमपुर से और कानपुर के इर्द गिर्द कुछ जगहों से गिरफ्तार किए गए। और ये जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनके नाम हैं सैफुल्ला खान, योगेंद्र सिंह उर्फ बब्बन बाबा, विजय नारायण सिंह उर्फ बच्चन सिंह और अब्दुल रहमान उर्फ लंबू। इनको एसआईटी ने बुधवार को गिरफ्तार किया, और बताया जा रहा है कि ये उस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं कि उसी दंगों के दौरान कानपुर का एक इलाका है निराला नगर, वहाँ एक इमारत में आग लगा दी गई थी, और इमारत में करीब 20 एक कमरे थे, जिसमें लगभग 1 दर्जन सिख परिवार रहते थे। वहाँ पर आग लगाने पर कई लोगों की मौत हो गई थी, और कुछ लोग आग से जल गए थे, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, और कुछ लोगों को गोली मार दी गई थी। उस मामले में इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी जो जांच कर रही है, इसमें उसने 94 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, यानी उनको चिन्हित किया है, जिन लोगों को वो गिरफ्तार करने की तैयारी में है। इनमें से करीब 20 लोग या 22 लोगों की शायद मौत हो चुकी है, और
40 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको एसआईटी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है कि 75 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। इस बात को जो एसआईटी के इंचार्ज हैं उन्होंने ही बताया, बालेंदु भूषण उनका नाम है, और उसमें उनको गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। तो जो गिरफ्तार किए जाने योग्य लोग हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिनसे पूछताछ की जाएगी, जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी, वो उनकी संख्या करीब 20-25 है। दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 38 साल के बाद एसआईटी को वहाँ पर क्या मिल सकता है। जिन जगहों पर दंगे हुए थे वहाँ पर सबूत के नाम पर अब कुछ भी बचा नहीं है। अभी पिछले साल अगस्त की बात है कि एसआईटी ने दावा किया था कि एक कमरे से जहाँ पर कुछ लोगों की मौत हुई थी, वहाँ से उसको कई ऐसे नमूने मिले हैं जिनको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उन नमूनों में खून के धब्बे थे, नाखून थे, बाल थे, इस तरह के जो कुछ एविडेंसेस थे वो भेजे गए थे। मैं उस समय बीबीसी में काम कर रहा था। उस वक्त मैं जब वहाँ पर गया इस बात को देखने के लिए, पता करने के लिए कि क्या है और क्या नहीं है, तो जिस घर में से ये सारी चीज़ें मिलने का दावा किया गया था, उस घर के मालिक वहाँ मिले। उन्होंने कहा था कि आए ज़रूर थे 2-3 दिन पहले एसआईटी वाले, और हम लोगों को बाहर ही बैठा करके अंदर उन्होंने 15-20 मिनट में न जाने क्या जांच की कि उनको इतने सारे एविडेंस मिल गए। मकान मालिक, उनका नाम था अंगद सिंह, युवा थे। उन्होंने कहा कि इस मकान को मेरे फादर ने 1990 में ख़रीदा था, तब वो छोटे थे, उनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद से अंगद सिंह बोले कि वो लगातार वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ उनको कोई भी कमरा ऐसा नहीं है जो बंद पड़ा है, रोज़ उसकी सफाई हो रही है, वो लोग रहते हैं वहाँ। उन्होंने एक वाटर का प्लांट लगा रखा है, आरओ प्लांट टाइप का, एक छोटा सा अपना बिजनेस करते हैं। तो उनका ये कहना था कि यहाँ एसआईटी को कैसे कोई चीज़ मिल गई, ये समझ से परे है। वहाँ कुछ और लोगों से भी, चूँकि वो पूरी सरदारों की ही लोकेलिटी है, उनमें से बहुत सारे लोग उस समय तो भाग गए थे जब दंगे हुए थे, लेकिन बाद में फिर वो लोग आ गए, या कुछ लोगों ने अपने मकान बेच दिए थे, तो कुछ स्थानीय लोगों को बेचे गए थे, कुछ सिखों ने ही खरीद लिए। कई ऐसे मकान जो जला दिए गए थे उनको फिर से तोड़ करके नए सिरे से बना दिया गया है। तो जो वहाँ के लोग थे उनको इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एसआईटी को इस तरीके के जो एविडेंसेस हैं वो मिल कैसे रहे, और उनके आधार पर ये कैसे लोगों को गिरफ्तार करेगी, और किस तरीके से ये अदालत में जस्टिफाई कर पाएगी कि उनको ये सारे सबूत मिले हुए हैं। इस बारे में एसआईटी प्रमुख से भी बात हुई तो बहुत ज़्यादा संतोषजनक वो जवाब नहीं दे पाए। उनका कहना था कि जो सबूत हमको मिले हैं हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे, और ये कोर्ट ही तय करेगा कि ये लोग दोषी हैं कि नहीं हैं, इनको सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और भी कई मेरे प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी वहाँ पर बात हुई। उन लोगों का कहना था कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, बेमतलब की कवायद एसआईटी कर रही है, और ये सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है कि हाँ, एसआईटी उन गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश में लगी है और वो कुछ न कुछ निकाल करके ले आएगी। चूँकि जो दंगे में प्रभावित लोग थे, बहुत सारे लोग तो चले गए वहाँ से छोड़ करके, पंजाब के तमाम ज़िलों में वो रह रहे हैं, कुछ लोग विदेशों में भी चले गए। उनके किसी परिवार वालों से, बहुत लोगों से हमने भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नहीं संपर्क हो पाया। एसआईटी वालों की भी जो हमारी जानकारी है, बहुत से लोगों से उन लोगों ने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई बताने को कुछ भी तैयार नहीं हुआ। तो एसआईटी को ये सारी चीज़ें, ये एविडेंसेस कहाँ से मिल रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये सारी चीज़ें उसको पता थी तो इस एसआईटी को गठित करने का क्या मतलब था, औचित्य क्या था। औचित्य तो खैर ये रहा होगा कि चूँकि जो केस बंद कर दिए गए थे उन्हीं में से कई केसेस को एसआईटी ने फिर से खोला और उनके आधार पर विवेचना की, जिसमें लोगों को बरी कर दिया गया या फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। उन केसेस में भी एसआईटी को कुछ ऐसे एविडेंसेस दिखे जिसके आधार पर वो कुछ लोगों को सज़ा दी। ये जो 94 लोग हैं, जिनमें से करीब 20-25 लोगों को गिरफ्तार करने की वो कोशिश में लगी हुई है, 4 को गिरफ्तार भी कर लिया है, उनको वो सज़ा दिलाने का काम करेगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो भी उसके पास एविडेंसेस इकट्ठा हुए हैं उनके आधार पर किसी तरीके से वो एविडेंस इतने पुख्ता हैं कि उसके आधार पर सज़ा हो सकती है। क्योंकि जिन एविडेंसेस को फोरेंसिक जांच के लिए वो भेज रही है, जिनके आधार पर उसको उम्मीद है
कि ये उनको सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त होंगे, वो एविडेंसेस ही संदेह के घेरे में है। तो ऐसी स्थिति में इस केस को खोलने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद हो सकता है कि सरकार शायद ये दिखाना चाहती है, और 1984 के दंगों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को अक्सर घेरने का काम करती ही रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में भी एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन दिल्ली में भी एसआईटी को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया और उसमें भी चार्जशीट लगाई गई, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हो पाई है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में या कानपुर में जो इन 4 लोगों को गिरफ्तार की है एसआईटी और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है, क्या वो उनको सज़ा दिला पाएगी, और जो ये 127 जो आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 127 लोगों की मौत हुई है, क्या उनके परिजनों को वास्तव में वो न्याय दिला पाएगी, जो लोग न्याय की उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति दबाएं ताकि आपको जो नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। फेसबुक पर आप देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।